हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सेमेस्टर 3 की यूनिट 4 का टॉपिक है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी कि मॉडिफाई कर रहे हैं हम प्रोटीन्स को। ट्रांसलेशन के बाद क्या बनती हैं प्रोटीन्स, उनको हम मॉडिफाई कर रहे हैं और नए तरीके से उनको बना रहे हैं। तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन मतलब होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस। प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है इनसाइड द सेल। इन दिस डायग्राम यू कैन सी हाउ द ट्रांसलेशन हैपन। ट्रांसलेशन होता कैसे है, ये है एक न्यूक्लियस, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो कि डबल हेलिकल होता है। डबल हेलिकल कहने का मतलब है कि एक चेन दूसरे से ऐसे क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होती हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होती हैं। और डबल हेलिकल होने के बाद इसमें से एक चेन जब यहाँ से खुलती है तो क्या बनता है आरएनए। आरएनए यानी कि क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए का बनना, इसी को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होती है, जब ये एमआरएनए पोर्स से बाहर आता है। पोर मतलब छेद, न्यूक्लियस में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। उसमें से जब ये आते हैं साइटोसॉल यानी कि बाहर आते हैं, तब इससे क्या होती है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए से ही हमेशा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब प्रोटीन की सिंथेसिस को ही, एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस की प्रोसेस को ही ट्रांसलेशन कहते हैं। तीन ग्रुप, जो ये तीन कोडॉन्स होते हैं, हमेशा तीन कोडॉन्स मिलकर के एक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तीन कोडॉन हैं, आप देख रहे हैं जी, यू और जी। तो जी यू जी मिलकर के एक अमाइनो एसिड बनाएंगे। देन उसके बाद ए यू जी, ये मिलकर के क्या करेंगे, एक और अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। देन इसके बाद एक और अमाइनो एसिड जी से प्रोड्यूस होगी। और ये सारी अमाइनो एसिड जो होती हैं एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होती हैं और एक चेन का फॉर्मेशन करती हैं। यही अमाइनो एसिड के चेन को ही क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन। खूब सारी अमाइनो एसिड एक चेन में प्रेजेंट हो जाती हैं, लगातार जो होती हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं। कैसे कांटेक्ट में आती हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। इसी को हम कहते हैं प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स कह तो दिया, ये इतना सिंपल होता नहीं है। प्रोटीन जो होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती है। कॉम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस डायग्राम की बात कर रही हूँ सिंपली, यहाँ पे आपको बस प्राइमरी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि अब ये सिंपल फॉर्म में है, अब ये चेन के फॉर्म में है। इसके बाद क्या होगी, इसकी फोल्डिंग होती जाती है और ये बना लेता है कॉम्प्लेक्स और फंक्शनल प्रोटीन। अभी ये नॉर्मल जो प्राइमरी चेन बनती है वो स्टार्टिंग में फंक्शनल नहीं होती है। जो प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा, वो अभी फंक्शनल नहीं होती है। उसको फंक्शनल करने के लिए, इसको फंक्शन में लाने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए ही पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन वर्ड, ये टर्म आया कहाँ से, एक एक करके देख लेते हैं। पोस्ट मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद, किसके बाद, ट्रांसलेशन के बाद। और उसमें पोस्ट ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन के बनने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन की जा रही है। मॉडिफिकेशन क्यों की जा रही है, ताकि प्रोटीन फंक्शनल हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन्स जो होती हैं वो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होती हैं, मतलब बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होती हैं जो हमारे बॉडी में हमारे फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं। फंक्शंस को रेगुलेट करने का मतलब एक सेल के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है वो कौन कंट्रोल करता है, वो सारी एक्टिविटी एक प्रोटीन ही कंट्रोल करती है। हम कहते हैं कि डीएनए कंट्रोल यूनिट है, बट डीएनए से एमआरएनए से जो प्रोटीन बनती है वही प्रोटीन अपने को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है और सारा फंक्शन कराती है वो प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए तो क्या है, डीएनए से हम कहते हैं वही कंट्रोल करता है, बट डीएनए से जो प्रोटीन बनती है वही एक्सप्रेशन देती है, ठीक है। वही एक्सप्रेस होकर के हमको अपना जो भी कैरेक्टर, हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन जो भी हमारा हो रहा है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, रेगुलेशन, अंदर जो भी रेस्पिरेशन हो रहा है, सब ये प्रोटीन्स ही करती हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स आपका जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, इन्हीं प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन। तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन यानी प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन करना, इसी को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन। अब ये कैसे हो सकता है, तो ये तो या तो हो सकता है कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू।
कोवैलेंट बॉन्डिंग, प्रोटीन से बॉन्डिंग होती जाएगी, वो फोल्ड होती जाएगी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगी, दैट विल बी फंक्शनल, वो फंक्शनल होगा। तो ये जनरली मॉडिफाई होता है प्रोटीन आफ्टर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन बन जाती हैं ट्रांसलेशन के बाद, उसके बाद इसमें क्या होता है, इनके अरेंजमेंट ऐसे होती है ताकि ये मॉडिफाई हो सके। देन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि हमेशा प्रोटीन जो होती है वो mRNA से ही बनती है, ठीक है। mRNA कहने का मतलब है मैसेंजर RNA। आपको पता होगा कि mRNA 3 तरीके के होते हैं, tRNA, rRNA और तीसरा क्या होता है, mRNA। तो mRNA जो होता है वही प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए मैसेज लेकर के जाता है, इसलिए इसको मैसेंजर नाम से भी जानते हैं। ह्यूमंस के केस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में ही ये पोस्ट ट्रांसलेशन जो होता है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ क्योंकि ह्यूमंस की स्टडी करेंगे ना, तो ह्यूमंस में कैसे होता है ये, इसी की स्टडी हम करेंगे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इनसाइड ह्यूमन, प्रोटीन की फोल्डिंग या प्रोटीन का मॉडिफिकेशन। अब प्रोटीन का मॉडिफिकेशन सिंपली फोल्डिंग से नहीं होता है, कई स्टेप्स होते हैं इसमें। एक एक करके ये सारे स्टेप्स हम देखते हैं कि हाउ द फोल्डिंग अकर्स। तो एंजाइम्स जो होती हैं उसमें एंजाइम जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं, उन्हीं एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे या फिर यही एंजाइमेटिक एक्टिविटी कराती हैं। देन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन इन बेसिक 4 तरीके से होता है। पहले होते हैं ट्रिमिंग, ठीक है। ट्रिमिंग मतलब प्रोटीन को ट्रिम कर देना, काट करके, और जो फंक्शनल बॉडी है उसको अटैच कर देना। फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन फोल्डिंग। ये प्रोटीन फोल्डिंग आपके बुक में, आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि प्रोटीन फोल्डिंग जरूर से एक्सप्लेन करना है, तो हम पढ़ेंगे प्रोटीन फोल्डिंग को, हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन कोवैलेंट अटैचमेंट। तो कोवैलेंट अटैचमेंट किसी का भी हो सकता है, फॉस्फेट को भी ऐड कर सकते हैं, सल्फेट को भी ऐड कर सकते हैं, मिथाइल ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी बॉन्ड का अटैचमेंट विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट मॉडिफिकेशन, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, उसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। देन हम पढ़ेंगे प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो प्रोटीन डिग्रेडेशन यानी कि अगर प्रोटीन ऐसे मॉडिफाई हो गई है या हमने उसको ऐसे मॉडिफाई कर दिया है कि वो डिग्रेड हो जाए, तो उसे बोलते हैं प्रोटीन डिग्रेडेशन। यानी कि मान लीजिए हमारा डीएनए है, उसमें किसी तरीके का ऐसा म्यूटेशन आ गया है, तो प्रोटीन में उसकी एक्सप्रेशन नहीं होने के लिए, जैसे एक डीएनए के केस की बात कर रहे हैं, दिस इज अ डीएनए, और डीएनए से मान लीजिए इसमें क्या हो गया, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए यूवी लाइट की वजह से ये क्या हो गई, यूवी रेज की वजह से डैमेज हो गई। इसका जो स्ट्रक्चर यहाँ यू होना चाहिए था उसकी जगह यहाँ क्या हो गया, कुछ और अटैच हो गया, मान लीजिए एडेनिन अटैच हो गया। इससे जो हमारी आरएनए बना, वो आरएनए भी क्या हुआ, वो भी खराब है, वो भी क्या है, उसमें भी हमने मॉडिफिकेशन देख लिया है, वो भी कैसा हो गया है, म्यूटेटेड हो गया है। एमआरएनए भी तो इसी से बनेगा, वो भी म्यूटेशन शो करेगा। देन प्रोटीन जो बनेगी उसमें भी म्यूटेशन होगा। बट ये प्रोटीन जो होती है वो अपने इतनी समझदार होती है कि समझ जाती है कि भाई हमारे में क्या हो गया, चेंजेस आ गए हैं, तो हमको खुद से सुसाइड करनी पड़ेगी। प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर दिया जाता है, या तो बाहर से लाइसोसोम्स इसको डिग्रेड कर देंगे, या कोई अदर प्रोटीन तुरंत एक्टिव होकर इस प्रोटीन की लाइसिस करा देती हैं, या ये अपने आप में ही एक ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस कर देती है जिससे क्या होगा, ये अपने ऊपर ऐसे फ्लैग रेज कर देगी कि मैं क्या हूँ, मैं अंदर से थोड़ी, मेरे अंदर मॉडिफिकेशन आ गई है, मैं क्या हो सकती हूँ, डेंजरस हो सकती हूँ, टॉक्सिक हो सकती हूँ। तो इसकी वजह से इनको किल कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं प्रोटीन डिग्रेडेशन। प्रोटीन डिग्रेडेशन हमने अलग वीडियो में इसको डील किया है, उससे आप जा करके समझेंगे। बट यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको दूंगी कि प्रोटीन डिग्रेडेशन होता क्या है। तो एक एक करके समझते हैं। पहले पढ़ते हैं ट्रिमिंग। ट्रिमिंग, तो ट्रिमिंग क्या होती है? ट्रिमिंग मतलब ट्रिम कर देना। ट्रिम मतलब क्या होता है, इसको क्लीव आउट करना, कट करके बाहर निकाल देना, ठीक है। तो ट्रिम जैसे कहते हैं ना कि बाल ट्रिम कर दीजिए हमारे, तो ट्रिम करना मतलब थोड़ा सा सेक्शन उसको कट आउट करना। आपकी पूरी प्रोटीन है, उसमें से कुछ सेक्शन को हम बाहर निकाल देंगे। तो ट्रिमिंग को ही हम स्प्लाइसिंग भी कहते हैं, प्रोटीन स्प्लाइसिंग, या फिर इसी को बोलते हैं प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। यहाँ पे जो कुछ एंजाइम्स होती हैं जो क्लीवेज कराती हैं, वो होती है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। ये क्लीवेज करती हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। अब यहाँ होता क्या है, कुछ सीक्वेंस होती हैं जिनको हम कहते हैं इंट्रीन्स, और कुछ सीक्वेंस होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सटीन्स। जस्ट लाइक डीएनए में होते हैं एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स ना, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स जैसे होते हैं डीएनए के अंदर, वैसे ही इसके अंदर क्या होता है, दिस इज द डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, सॉरी एमआरएनए में क्या होता है, एंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। तो उसी तरीके से हमारे प्रोटीन्स में भी क्या होते हैं, यहाँ एक्सॉन और ये होते हैं, बीच में कोई भी सीक्वेंस है दैट इज नॉट फंक्शनल, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो वो चॉप ऑफ हो जाता था यूकैरियोट्स में। इंट्रॉन्स हमेशा यूकैरियोट्स में ही पाए जाएंगे। किसमें? यूकैरियोट्स में। याद रखना है ये चीज कि यूकैरियोट्स में ही पाए जाएंगे। प्रोकैरियोट्स में बस एक्सॉन्स ही होते हैं, मतलब उसमें ऐसे कोई इंट्रॉनिक सीक्वेंस नहीं होती जिसको आपको स्प्लाइसिंग करके कट ऑफ करना हो। बट
ये किसमें होते हैं हमेशा, यूकैरियोट्स में। और प्रोटीन की केस की बात कर रहे हैं हम, तो प्रोटीन्स में क्या होता है, यहाँ होती है इंटीन्स और एक्सटीन्स, ठीक है। अब इंटीन्स यहाँ पे चॉप ऑफ हो जाती हैं प्रोटीन में से, और एक्सटीन जो होंगी इसके आगे की, ये दोनों, ये भी एक एक्सटीन है, ये दोनों चॉप ऑफ हो जाएंगी और इन दोनों को वापस से जोड़ दिया जाएगा। इन दोनों को काट के निकाल दिया और दो एक्सटीन्स को वापस जोड़ दिया जाएगा। अब ये देखिए, ये ध्यान रखने की बात है कि एमआरएनए में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स यूकैरियोट्स में होते हैं, बट प्रोटीन्स में एक्सटीन्स और इंट्रीन्स जो होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स, दोनों में पाई जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही पाई जाती हैं। देन इंसुलिन, अगर हम बात कर रहे हैं क्लीवेज की, तो सबसे अच्छा ट्रिमिंग का एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, जो कि हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए, यानी ग्लूकोज का लेवल अगर बॉडी में ज़्यादा हो गया तो उसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो इंसुलिन का हम कैसे, ये जब नॉर्मली बॉडी में प्रोड्यूस होती है ना, तो इसको हम क्या है डायग्राम से समझते हैं। दिस इज द नॉर्मल प्रोटीन, यानी किस चीज़ की प्रोटीन है, ये कोई भी प्रोटीन हो सकती है। इन दिस केस हमने क्या लिया है, इंसुलिन। तो यहाँ पे अभी ये प्रो इंसुलिन के फॉर्म में है। प्रो इंसुलिन कहने का मतलब प्रिमिटिव इंसुलिन है, अभी ये एक्टिव नहीं है, दिस इज एन इनएक्टिव स्टेट, अभी ये काम नहीं कर रही है, फंक्शनल नहीं है। ये क्या है, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो यूनिट है ए बी, दिस इज नोन एज ए चेन एंड दिस इज नोन एज बी चेन। ए चेन और बी चेन जो है वो है हमारी एक्सटीन्स, ठीक है, एक्सटीन्स। और ये जो बाकी का सेक्शन आप देख पा रहे हो, वो बाकी का सेक्शन क्या है, ये जो है ये हमको चॉप ऑफ करना है। दिस सेक्शन को हमको, ये क्या है, ये हमारा इंटीन, ठीक है, इंटीन को हमको चॉप ऑफ करना है। जैसे ही हम इंटीन को यहाँ से काट के निकाल देंगे, ये यहाँ से क्लीवेज होगा, यानी क्या होगा कि सिग्नल आएगा हमको कि इसको निकालना है और इंसुलिन को एक्टिव करना है। जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, ये जो एंजाइम बनी हुई है वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। एक्टिव कैसे होती है, इनका जो इंटीन वाला सेक्शन है वो काट के निकाल दिया जाता है। जैसे ही ये चॉप ऑफ होता है, इतना सिग्नल क्या होगा, कट जाएगा। और ये जो फंक्शनल यूनिट है, यानी कि एक्सटीन्स जो है वो, ये अभी नहीं चॉप ऑफ हुई है, मतलब ये क्या है, ये अभी ये जो है इनको डिग्रेड कर दिया जाएगा। किसको डिग्रेड किया जाएगा, इंटीन को, यानी कि ब्लू वाले सेक्शन को काट दिया जाएगा। और ये जो हमारा ए है चेन और बी चेन है, इनको वापस से जोड़ दिया जाता है सल्फाइड, डबल सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, सल्फाइड बॉन्डिंग के थ्रू इनको जोड़ दिया जाता है, यानी कि दो एक्सटीन्स ज्वाइन हो गई। जैसे ही ये दो एक्सटीन्स ज्वाइन होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिमिंग या फिर प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। यहाँ क्लीवेज किसका हो रहा है, इंटीन्स का, इंटीन्स को चॉप ऑफ किया जा रहा है। दिस सेक्शन इज बीइंग कार्व्ड आउट, मतलब उसको निकाल के उसको ब्रेक करके अलग कर दिया जाता है। जैसे सेम केस हमने कहाँ पढ़ा था, एमआरएनए के केस में इंट्रॉन्स को निकाल दिया जा रहा था और इंट्रॉन्स को निकाल के एक्सॉन्स को जोड़ दिया जा रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है। अगर इसको सिंपल वे में समझाने की कोशिश की जाए तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन में कुछ सेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या है ये सेक्शन, किसका है, ये इंटीन्स का है। इंटीन्स जो होती है ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये एक प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्रोटीन, और ये प्रोटीन अभी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव स्टेट में है। इनएक्टिव स्टेट में इसमें क्या जुड़ा होता है, इंटीन्स। इंटीन्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में ब्रेक कर दिया जाता है, डिग्रेड करके हम क्या बनाते हैं, जैसे ये तोड़ दी जाएंगी, अब बचेगा क्या, अब बच जाएगा हमारे पास कुछ ऐसे सीक्वेंस जो कि फंक्शनल है, यानी कि ये वाला सीक्वेंस यहाँ से आ जाएगा, ये ब्रेक हो गया, फिर ये वाला सीक्वेंस यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला सीक्वेंस ब्रेक हो गया, फिर ये आ जाएगा। तो ऐसे 3 सेक्शन बच जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, काट दिए जाएंगे, चॉप कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक्सटीन्स जो हैं उनको हम रख लेते हैं। एक्सटीन्स को फिर क्या किया जाता है, इनको वापस से जोड़ दिया जाता है, इनको जोड़ देते हैं, ठीक है, इनका एडिशन हो जाता है और एक सेक्शन बनता है इन तीनों को मिला के। ये जो एंजाइम बनती है ये क्या होती है, फंक्शनल। ये थी इनएक्टिव, ये हो गई एक्टिव, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रिमिंग, यानी ट्रिम कर दिया गया, ट्रिम करके निकाल दिया गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन में क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। इसको प्रो इंसुलिन से इंसुलिन में मॉडिफाई किया जाता है, क्या करके, इंटीन्स को बाहर निकाल के एक्सटीन्स को जोड़ करके, जैसे कि आपने डायग्राम में समझा, ठीक है। ये होता है इसमें, इसको निकाल दिया गया और इन दोनों को जोड़ दिया गया सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। देन हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन को फोल्ड कैसे करते हैं। नॉर्मली क्या होता है,
अभी ये जो प्रोटीन्स थी वो अब जुड़ गई, जुड़ने के बाद क्या होगा, इनकी फोल्डिंग होगी, या पहले फोल्डिंग होती है फिर ट्रिमिंग होती है, तो फोल्डिंग हो रही है प्रोटीन की, क्या हो रही है, फोल्डिंग। अब फोल्ड कैसे होती है प्रोटीन, नॉर्मली ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, एक सिंपल लंबा सा ये लीनियर फैशन, मान लीजिए दिस इज एन प्रोटीन, ये प्रोटीन है ऐसी लंबी लीनियर, ये होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये प्रोटीन है, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये क्या है प्रोटीन, और ये एक दूसरा प्रोटीन है, ये दोनों आके जुड़ जाते हैं, ये बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद बनता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसी प्रोटीन की फोल्डिंग को हम यहाँ समझेंगे, कैसे ये फोल्डिंग होती है, और ये फोल्डिंग क्या होती है, एक प्रोटीन को फंक्शनल बनाने में हेल्प करती है। फंक्शनल मतलब वो एक्टिव हो गई, अभी ये बॉडी में बनी हुई है, ये प्रोटीन बनी है बट इनएक्टिव फॉर्म में है, अब इसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होगा तो ये प्रोटीन एक्टिव हो जाएंगी। देखिए ये नॉर्मल प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन में NH2 ग्रुप जो होता है इसको बोलते हैं अमीन, या फिर इसी को बोलते हैं एन टर्मिनल ऑफ द प्रोटीन। एन टर्मिनल जो होता है इसमें होता है हमारा अमीन, दिस इज द एन टर्मिनल। ये प्रोटीन एक नॉर्मल चेन को दिखा रहा है, ये होता है एन टर्मिनल, ये होता है सी टर्मिनल जिसमें होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH, ठीक है, COOH ये होता है प्रोटीन का सी टर्मिनल। तो हमेशा याद रखिएगा प्रोटीन में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एन टर्मिनल और एक होता है सी टर्मिनल, ठीक है। प्रोटीन एन टर्मिनल और सी टर्मिनल बीच में क्या होता है, इसके फंक्शनल ग्रुप अरेंज होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, इन दोनों के बीच में एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में यहाँ CH तो लगा होता है बट दिस साइड इज वेरिएबल, दिस R इज वेरिएबल, ये चेंज होता है। ये चेंज होता है तो अलग अलग तरीके की अमाइनो एसिड बनती हैं। ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये चीज़ बस चेंज होती है तो बन जाता है। अगर ये चेंज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कभी लाइसिन बन जाएगी, कभी एस्पार्टेट बन जाएगा, कभी एस्परजीन बन जाएगा। अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए यही ग्रुप जो होता है ये R ग्रुप वेरिएबल होता है, ठीक है। ये नंबर क्या होता है, इसका कार्बन का नंबर या ग्रुप जो है वो चेंज होता रहता है। तो ये होता है एन टर्मिनल और दिस इज सी टर्मिनल। और अगर हम बात कर रहे हैं चैपेरॉन्स की, तो ये चैपेरॉन्स ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन फोल्डिंग के लिए। ये चैपेरॉन जो होते हैं ये प्रोटीन की फोल्डिंग भी कराते हैं। और अगर ये चैपेरॉन देखते हैं कि ये प्रोटीन जो है वो कैसी है, टॉक्सिक है, तो प्रोटीन को वापस खोल भी देते हैं, ठीक है। मतलब चैपेरॉन्स क्या है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल के ये हर सेल में प्रेजेंट होते हैं, हर एक सेल के अंदर ये चैपेरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है फॉर द प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन को फोल्ड कराने में ये नॉर्मल स्ट्रेट है, ये नॉर्मल स्ट्रेट प्रोटीन को ऐसे फोल्ड कराने में किसका काम हो रहा है, इसको फोल्डिंग कराने में चैपेरॉन्स काम कर रहे हैं। बट अगर ये जो फोल्ड होकर के जो प्रोटीन बनी है वो टॉक्सिक होगी तो वापस इसको खोल भी देते हैं और डिग्रेड कर देते हैं, यही चैपेरॉन्स। देखिए अगर हम देखना चाहेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो ये है हमारी प्राइमरी प्रोटीन। आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल बस चेन है पॉलीपेप्टाइड की। ये जो अलग अलग छोटे छोटे बीट्स दिख रहे हैं ना, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, अलग अलग कलर के, वो रिप्रेजेंट कर रही है एक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये अमाइनो एसिड्स अरेंज होते हैं अलग अलग फैशन में, तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसी उसकी अरेंजमेंट होगी वैसी प्रोटीन बनेगी। यानी कि अगर मान लीजिए लाइसिन है, उसके बाद क्या है, लाइसिन है, वैलिन है, ये नाम लिख रही हूँ, ये अमाइनो एसिड के नाम है। ऐसे 20 अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में बनते हैं। वैलिन के बाद कौन आकर के इससे अटैच हो जाता है, वैलिन के बाद इसके बाद कोई भी आकर के मान लीजिए एस्परजीन है, ठीक है, तो ये अलग प्रोटीन बनाएगी। बट अगर ये आकर के इसका अरेंजमेंट दूसरा हो गया, पहले वैलिन आ गई, बाद में लाइसिन आई, फिर एस्परजीन आई, तो क्या होगा, ये अलग अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरी बन रही है अमाइनो, यहाँ पे दूसरी प्रोटीन बनेगी, उसका फंक्शन दूसरा होगा, यहाँ पे दूसरी प्रोटीन बनेगी, उसका फंक्शन दूसरा होगा, ठीक है। अलग अलग अगर अरेंजमेंट होगी अमाइनो एसिड की तो प्रोटीन का फंक्शन भी अलग अलग वेरी करता है। ऐसे 20 अमाइनो एसिड्स अलग अलग अरेंजमेंट होती हैं तो अलग अलग प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये नॉर्मली ऐसे अटैच हैं, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से लीनियर फैशन में सीधे सीधे अरेंज हैं, ठीक है, ये अरेंजमेंट है। दूसरे में क्या हो रहा है कि अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। यानी कि यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड,
ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, दो अमाइनो एसिड, जैसे कि हमने बात की थी, ये है लाइसिन और ये क्या है वैलिन और दूसरा एक और अमाइनो एसिड कोई है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये जो है, जो बॉन्ड है जो अमाइनो एसिड्स को जोड़ रहा है, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं, जो दो अमाइनो एसिड के बीच में जो ब्लैक कलर का बॉन्ड दिख रहा है आपको, इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है दो अमाइनो एसिड्स को या सारी अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। पेप्टाइड्स अभी कुछ भी जुड़ी नहीं है, मतलब बस अमाइनो एसिड्स ऐसे जुड़ी हुई है या लीनियर फैशन में है, सिंपल है। ठीक है, सीधे सीधे इनका अरेंजमेंट है, या मुड़ जाए, या अभी इसमें क्या है, अटैचमेंट नहीं हुई है, सीधा लीनियर फैशन में है। देन क्या होता है, अगर इन दोनों में, इस अमाइनो एसिड से इस अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनती है। ठीक है, देन अगर ये, और जैसे यहाँ पे नॉर्मल, ये मान लीजिए ये क्या था, ये हमारा हाथ क्या है, मेरा हाथ है एक प्रोटीन। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड था और इस ये अमाइनो एसिड, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, उससे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं तो ये तुरंत आके फोल्ड हो जाएगी। देख रहे हैं आप, लीनियर थी, अब फोल्ड हो गई। जैसे ही इसमें फोल्डिंग हुई, ये क्या हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड से ये अटैच हो गए। इसी को बोलते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से फोल्डिंग होती है। जो फोल्डिंग होती है, अब देखिए यहाँ पे एक कोई अमाइनो एसिड होगी, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ अमाइनो एसिड होगी, यहाँ अमाइनो एसिड होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इसकी वजह से ये फोल्ड होंगी। और अगर ये क्या होती है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड थी, ये अमाइनो एसिड थी, ये दोनों एक हाइड्रोजन बॉन्ड की, इधर एक अमाइनो एसिड थी पीछे की ओर और इधर ये बाइंड कर लिए, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बीटा प्लीटेड शीट बना रही हैं। और अगर नॉर्मली क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्फा हेलिक्स बन रहा है। तो ऐसे दो स्ट्रक्चर बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्सरी स्ट्रक्चर तब बनता है जब ये और कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसमें बॉन्ड्स आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक आता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। देखिए, ये बॉन्ड्स के नाम से आप डरिए मत, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये बॉन्ड्स बन कैसे रहे हैं। दिस इज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, यानी वाटर क्या है, वाटर से फोबिया है, इसको वाटर से डर रहा है, अंदर की ओर बनता है ये। देन क्या बनता है, सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड, नाम लिख देते हैं सीधे, डाई मतलब दो, सल्फाइड मतलब सल्फर, दो सल्फर के बॉन्ड बनाते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड जब बनते हैं, इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी तब आती है जब और बॉन्डिंग हो जाती है। अब ये नॉर्मल ऐसे था, और ज़्यादा जब फोल्डिंग हो जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तब बनता है टर्सरी। और उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जब और फोल्डिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होती है, तो बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू। आयनिक बॉन्ड तब बनते हैं जब दो अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। आयनिक बॉन्डिंग जब होती है एन टर्मिनल और सी टर्मिनल के बीच में अपोजिट चार्जेस की वजह से होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी से बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं ये सारे बॉन्ड। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, अगर आपको लिखना है, नोट डाउन करना है तो कर लीजिए कि कौन से स्ट्रक्चर में प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, और फोल्डिंग टर्सरी, और फोल्डिंग, सबसे ज्यादा फोल्डिंग क्वाटरनरी। ये क्या है, नॉन फंक्शनल है। जब ये क्वाटरनरी फॉर्म में आता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, देन इट बिकम फंक्शनल। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बिकम्स फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है प्रोटीन फोल्डिंग की वजह से। अब ये बॉन्ड जो है, इनको हम एक एक करके समझते हैं कि ये बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इनका। अगर एक स्टार्टिंग से कहते हैं ये अमाइनो एसिड, ये पेप्टाइड बॉन्ड, जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो किससे जुड़ता है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। और ये क्या है, देखिए, एक अमाइनो एसिड दूसरे से जुड़ा हुआ है, तीसरे से जुड़ा हुआ है, चौथे से, ऐसे करके यहाँ पे जितने भी अमाइनो एसिड हैं, ये जो बैकबोन है ना, ये अमाइनो एसिड की बनी हुई है, ये पर्पल वाली। और ये किससे जुड़ा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजन नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। पेप्टाइड बॉन्डिंग जो होती है वो क्या है, एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से जोड़ने का काम करती हैं। इसी तरीके से ये पूरे क्या है, बैकबोन में प्रेजेंट है। अब ये अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। देन हमने पढ़ा था क्या, दूसरे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या, कौन सी बॉन्डिंग हो रही थी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, यहाँ पे देखिए COH ग्रुप है और इसका क्या है COO,
तो यानी इसका भी C टर्मिनल, इस अमाइनो एसिड का भी C टर्मिनल, COOH जो हमने पढ़ा था। तो OH का क्या है, यहाँ पे एक यहाँ से बॉन्डिंग किया है और एक इधर से, ये जो डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर है, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो क्या है, ऐसे फॉर्म होती है, ठीक है। यानी OH और O ग्रुप का मिलके H2O जो है, तो वो फॉर्मेशन जब होता है तब उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बनाती हैं, जैसे ही ये देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर था, अब इसमें बॉन्ड हो गया, यहाँ एक अमाइनो एसिड था और यहाँ एक अमाइनो एसिड था, इनका क्या हुआ, ये वाला टर्मिनल जो था C टर्मिनल, वो आपस में बाइंड हो जाते हैं और बनाते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, फिर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बनते हैं। देन टर्सरी स्ट्रक्चर में बनती है डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कैसे बनता है, जब इसका CH3, देखिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ये क्या है, CH3 है, CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। अब 4 वैलेंसी चाहिए एक और, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्डिंग बनाते हैं, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होगी और इसी को बोलते हैं क्या, हाइड्रोफोबिक। ये क्या है, वाटर से फोबिया है इसको, यहाँ फ्लूइड फिल्ड होता है, ये वाटर है तो इससे हेट कर रहा है, इसलिए अंदर की ओर दुबक गया है, यहाँ पे वाटर है। अभी ये क्या है, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हमेशा अंदर की ओर यहाँ पे होंगे, चाहे यहाँ पे होंगे, तो अंदर की ओर प्रेजेंट होते हैं ताकि ये जो बाहर वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनसे ये क्या रह सके, दूर रह सके, ठीक है। तो वाटर क्या है, वाटर से फोबिया है, इसलिए हाइड्रोफोबिक, ठीक है, अंदर की ओर बनते हैं। और ये CH3 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है इनका, ठीक है। देन बनता है हमारा क्या, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब डाइसल्फाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक अमाइनो एसिड इधर है और एक अमाइनो एसिड इधर है, इसका CH2 और इसका CH2 ग्रुप, हमेशा 2 सल्फाइड यहाँ पे आकर के प्रेजेंट हो जाती हैं और 2 सल्फाइड एक दूसरे से भी बॉन्ड बनाती हैं और इनको भी इससे जोड़ देती हैं। ये 2 सल्फर है इसलिए 2 सल्फाइड है, इसलिए क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाती हैं, ठीक है। इस तरीके से एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच हो गई, इसीलिए इसको कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। और ये क्या करती है, और कॉम्प्लेक्स बना देती है और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता जाता है और क्या बनाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लेता है, सॉरी टर्सरी स्ट्रक्चर बना लेता है। देन टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, इनमें आयनिक बॉन्डिंग होने लगती है। जैसे कि अभी ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे था, बट यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है और यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, इसका N टर्मिनल है, उसका C टर्मिनल है, ये आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो होता है आयनिक बॉन्डिंग। ये देख रहे हैं आप, आयनिक बॉन्डिंग कैसे हो रही है, ये एक अमाइनो एसिड यहाँ पे था और ये अभी तो खुद ही फोल्ड है, और कैसे फोल्ड हो जाता है, अब ये खुद और फोल्ड हो गया तो और इसके बाद क्या होगा, और ज़्यादा फोल्डेड हो जाते हैं। तो ये एक और अमाइनो एसिड है, इसका COOH ग्रुप, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में हमने देखा था ये स्ट्रक्चर, ये है एक अमाइनो एसिड, इसका ये वाला ग्रुप COOH ग्रुप, दूसरा ऐसा एक और अमाइनो एसिड इसके बगल में होगा, उसका N टर्मिनल से ये आकर के बाइंड हो जाती हैं, ठीक है। अब ये वाला जो बॉन्ड है, ये ऐसा एक और यहाँ पे प्रेजेंट होगी हमारी अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड है, इसके बगल में एक और अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगी। जैसे कि अगर इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक और अमाइनो एसिड इसके जस्ट बगल में प्रेजेंट होंगी। अब प्रेजेंट होगी तो इसका N ग्रुप जो होता है वो इधर की साइड होगा। अब ये C और N जब क्या होंगी, अब ये डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट क्योंकि ये ऑक्सीजन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज, और अमीन ग्रुप होगा, अमीन ग्रुप पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये दूसरी अमाइनो एसिड होगी, यहाँ से ऐसे अटैच होगी, COOH यहाँ पे होगा। तो ये जब है इससे बॉन्ड कर बनाती है, इसी को अपोजिट चार्ज के बीच में, जब अपोजिट आयंस के बीच में जब अट्रैक्शन होता है, इसी को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज। और अपोजिट चार्ज में जब अट्रैक्शन होता है, अपोजिट आयंस में जब अट्रैक्शन होता है, उसी को कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पे देखिए एक अमाइनो एसिड इधर थी और एक अमाइनो एसिड उस साइड थी, दोनों में क्या हुआ, इसका NH2 ग्रुप, इसका NH3 ग्रुप, NH3, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज रख रहा है और ये O निगेटिव चार्ज रख रहा है, COOH ग्रुप वाला। इन दोनों के बीच में अपोजिट और निगेटिव, अपोजिट चार्ज होने की वजह से क्या है, अट्रैक्शन हो रहा है, इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोटीन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही जाती है इन बॉन्ड्स के कारण। तो प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्वाटरनरी, सो दैट द प्रोटीन विल बिकम फंक्शनल। ये प्रोटीन को फंक्शनल बनाने के लिए फोल्डिंग होती जाती है। देन हम पढ़ेंगे एक और तरीके का फॉर्मेशन, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कोवैलेंट अटैचमेंट, जिससे हमको क्या समझ में आएगा कि कैसे प्रोटीन और एक्टिवेट होती हैं। पहले
चैपरॉन्स में एक बात बता दूं कि चैपरॉन्स वो प्रोटीन्स होती हैं दैट मेक्स एनी प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन में क्या होती है, प्रोटीन्स में फोल्डिंग कराता है या प्रोटीन को अनफोल्ड भी कराता है। अगर प्रोटीन क्या है, फंक्शनल नहीं है, प्रोटीन फंक्शनल नहीं है, मतलब प्रोटीन क्या है, टॉक्सिक बन गई है, अच्छी नहीं है, तब उसको क्या करती है, डीएक्टिवेट कराने का काम भी चैपरॉन्स ही करते हैं। यानी फोल्डिंग और अनफोल्डिंग दोनों में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, मतलब प्रोटीन का कितना वेट है उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे चैपरॉन्स को 5 फैमिली में 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मॉलिक्यूलर वेट अगर क्या होगा, 60 के अप्रॉक्स होगा मॉलिक्यूलर वेट चैपरॉन्स का तो वो होंगे HSP 60, HSP 70, HSP 90, HSP 104 एंड स्मॉल HSP। जो 60 से भी छोटे होंगे वो होंगे स्मॉल HSP। HSP क्या है, ये एक तरीके के चैपरॉन्स हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन को फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। ये क्या होती हैं, एक एंजाइम्स होती हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है, ये क्या करती हैं, कोई भी एक्शन को, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसको फास्ट कर देती हैं, बल्कि खुद क्या करती हैं, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करती हैं। यानी कि क्या हो रहा है कि प्रोटीन फोल्ड भी हो जा रहा है, इनके मदद से प्रोटीन को फोल्ड कराने में मदद कर रही हैं, बट क्या है, खुद उसके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रही हैं। मतलब जब प्रोटीन फोल्ड हो जा रहा है तो वहां से चली जा रही हैं, बस क्या कर रही हैं, फोल्डिंग कराने में हेल्प कर रही हैं, रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट कर रही हैं, बट लास्ट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन में वहां पे प्रेजेंट, वहीं पे अटैच नहीं रह जा रही हैं, हट जा रही हैं वहां पे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी करती हैं चैपरॉन्स। ये 5 तरीके की होती हैं। ये आपके सिलेबस में अभी है नहीं कि आपको चैपरॉन्स के क्लासिफिकेशन याद करने होंगे, बस मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि 5 तरीके की होती हैं ये चैपरॉन्स। देन अब बात करते हैं कोवेलेंट अटैचमेंट की। कोवेलेंट अटैचमेंट यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग। अभी हमने पढ़ लिया था क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, ऐसा था ना, ठीक है, ऐसा था, बहुत क्वाटरनरी हो गया था, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। अब कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ पे क्या होगा, किसी अमाइनो एसिड से या अमाइनो एसिड से, ठीक है, अमाइनो एसिड पे कोई फॉस्फेट बॉन्ड बन गया, तो ये बॉन्ड जो बनता है फॉस्फेट का अटैचमेंट, ये बनता है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। या सल्फेट अटैच हो गया तो ये भी किसके थ्रू, ये कौन सी बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। या कोई भी ये क्या हो रहा है, या तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है तो क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन। मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है CH4 तो क्या होगा, मिथाइलेशन। सल्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, सल्फोनेशन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहा है, हाइड्रोक्सिलेशन। इस तरीके से अगर ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो ग्लाइकोसाइलेशन। इस तरीके से क्या हो रहा है, ये अटैचमेंट के थ्रू ये जो भी ग्रुप अटैच होगा वो उसका फंक्शन चेंज कर देगा। जैसे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा तो प्रोटीन को फंक्शनल बना देगा, सल्फेट ग्रुप ऐड होगा तो प्रोटीन से दूसरा काम कराएगा। तो हर ग्रुप के ऐड होने के साथ प्रोटीन का फंक्शन चेंज होता जाता है। इसलिए एक प्रोटीन ही को दूसरा काम कराने के लिए कौन आती है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। मतलब वही प्रोटीन हार्ट में आपका दूसरा काम करेगी और वही प्रोटीन किसी और जगह प्रेजेंट होगी, लिवर्स में प्रेजेंट होगी या कहीं और प्रेजेंट होगी, इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या तो प्रेजेंट होगी, तो या लिवर में या किडनी में, किसी और जगह वो दूसरा काम करेगी, हार्ट में दूसरा काम करेगी वही प्रोटीन। क्यों, इन्हीं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट प्रेजेंट था और दूसरी जगह सल्फेट प्रेजेंट नहीं था, या यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट था दूसरी जगह फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं था। अगर फॉस्फेट नहीं होगा तब भी ये प्रोटीन फोल्डिंग होने के बाद भी अभी क्या होंगी, एक्टिवेट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये होती है, ये इनका इंपॉर्टेंस होता है कोवेलेंट अटैचमेंट का। अब कोवेलेंट अटैचमेंट मतलब किसी भी चीज का एडिशन या ट्रांसफर, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का एडिशन होना या फिर उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, इसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट अटैचमेंट। यानी कि इन सब चीजों का क्या होता है, कोवेलेंट अटैचमेंट। फंक्शनल ग्रुप जो है अटैचमेंट लाती है, इसकी वजह से प्रोटीन में डाइवर्सिटी आती है, अलग अलग प्रोटीन बनती है। मतलब वही प्रोटीन एक जगह पे दूसरे काम करेगी और दूसरी जगह दूसरा काम करेगी। अब एक एक करके इनको हम देखेंगे। पहले हम बात करेंगे फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन यानी कि फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ कहाँ मेनली ऐड होते हैं, यहाँ 20 अमाइनो एसिड्स होती हैं, उसमें से फॉस्फोराइलेशन यानी फॉस्फेट किस अमाइनो एसिड से अटैच होता है, तो पर्टिकुलरली सेरीन से ज़्यादातर अटैच होता है या थ्रियोनिन, टायरोसिन से। अमाइनो एसिड्स के नाम है 20 तरीके की होती हैं, ठीक है, टायरोसिन से या थ्रियोनिन से या लाइसिन से। ये नहीं कि मैंने 4 नाम लिख दिया तो 4 से ही, मेनली इनसे होती हैं। कभी कभी किस केस में किसी और से भी अटैचमेंट हो सकता है उनसे, ठीक है। ये मेनली इन ग्रुप पे, इस अमाइनो एसिड पे फॉस्फेट का एडिशन होता है। देन हम बढ़ रहे हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन में कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का एडिशन होने की वजह से ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन की वजह से इसका नाम रख दिया गया इस प्रोसेस का ग्लाइकोसाइलेशन। इसमें क्या होता है
इन प्रोटीन इन अमाइनो एसिड्स पे ये ग्लाइकोसाइलेशन होता है यानी कि एस्पार्जीन पे, या फिर क्या सेरीन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप पे, देन थ्रियोनिन पे, इन पे अटैचमेंट होता है। देन हम पढ़ते हैं कि सल्फेशन, सल्फेशन मतलब सल्फेट ग्रुप का ऐड होना। सल्फेट ग्रुप का जब एडिशन होता है तो किस पे होता है, टायरोसिन के रेसिड्यू पे। तो जो TSP प्रोटीन से TSP1 TSP2 उन पे टायरोसिन के रेसिड्यू पे इनका अटैचमेंट, इसी को क्या कहते हैं, होता है। और इस किसका अटैचमेंट होता है, सल्फेट ग्रुप का। जब सल्फेट ग्रुप का एडिशन होता है तब उसको क्या कहते हैं, सल्फोनेशन। ओके, देन सल्फेशन। देन हम पढ़ेंगे मिथाइलेशन। मिथाइलेशन यानी किसका एडिशन होगा, मिथाइल ग्रुप का एडिशन होगा। मिथाइल ग्रुप का एडिशन हमेशा किस पे होता है, या तो ऑक्सीजन पे अटैचमेंट होता है या तो नाइट्रोजन पे अटैचमेंट होता है, या ऑक्सीजन पे या नाइट्रोजन पे। अमाइनो एसिड के एक नाइट्रोजन ग्रुप था ना जो N टर्मिनल था वहां पे, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप का COOH में O ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर किसका एडिशन होना, यानी मिथाइलेशन यानी कि CH4 का ग्रुप का ऐड होना। CH3 होगा ना, क्योंकि एक कार्बन का बॉन्ड तो किससे अटैच होगा, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से। इनका अटैच होना, इसी को मिथाइल ग्रुप का एडिशन होना। किस पे एडिशन होता है, या तो मिथाइल पे, या तो किस पे, या तो होता है नाइट्रोजन पे। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मिथाइलेशन। ये तो लाइसिन पे होगा या किस पे होता है, आर्जिनिन पे होता है। देन हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऐड होना, OH ग्रुप का ऐड होना। OH ग्रुप किस पे ऐड होता है, इन दो तरीके के अमाइनो एसिड पे ऐड होता है, प्रोलीन और लाइसिन। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये अमाइनो एसिड्स मेनली इन पे ये काम होता है, इसके अलावा किसी और पे भी हो सकता है, बट मेन जो है ज्यादातर हमने किस केस में स्टडी किया है कि प्रोलीन और लाइसिन पे ही आकर के ये हाइड्रोक्सिलेशन यानी OH ग्रुप अटैच होता है। इन ग्रुप्स के ऐड होने की वजह क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है प्रोटीन का फंक्शन चेंज कर देती है, यानी कि उसमें क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी डिफर कर देती है ग्रुप्स का एडिशन करके। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे कि हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, PTM यानी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसलेशन जो प्रोटीन बन रही है उसके बाद जो मॉडिफिकेशन जो हो रहा है वो हम कर क्यों रहे हैं, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन क्यों जरूरी है। अब प्रोटीन की मॉडिफिकेशन, सेल हमारी एनर्जी दे रहा है, बॉन्ड्स बना रहा है, तो कुछ ना काम तो होगा इतनी मेहनत करने का। तो इसका काम ये होता है कि प्रोटीन को एक्टिवेट करती हैं। प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में जब बन जाती हैं वो इनएक्टिव होती हैं, उनको फंक्शनल करने के लिए इनका काम होता है PTM यानी कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का। ये क्या करती हैं, प्रोटीन में हेट्रोजेनिसिटी लाती हैं, यानी कि प्रोटीन में वैरायटी लाती हैं। वही प्रोटीन एक जगह दूसरा काम करेगी, दूसरी जगह दूसरा काम करेगी, डिफरेंट इनका क्या होगा, सेलुलर फंक्शन होगा। हेट्रोजेनिसिटी मतलब वैरायटी ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इन बॉन्डिंग की वजह से। अब ये बॉन्ड यहाँ बन गया, इस जगह एक अमाइनो एसिड जो है आपकी, अगर हम बात करते हैं कि एक अमाइनो एसिड ये है, ये अमाइनो एसिड इससे बाइंड कर रही है, ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये अगर इससे बाइंड कर रही है तब दूसरा तरीके की प्रोटीन बनेगी। बट अगर ये अमाइनो एसिड, अगर ये इसकी जगह क्या होता है, दूसरी अमाइनो एसिड बाइंड करती, ये जा करके इससे बाइंड कर जाती, तब क्या होता है, दूसरे तरीके की प्रोटीन बनती। तो ये क्या हो रहा है कि प्रोटीन फोल्डिंग या इन सब चीज़ों की वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या बन रही हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन बन रही हैं, यानी कि हेट्रोजेनिसिटी यानी कि वैराइटीज बन रही हैं। देन डिजीज जो बनती है, अब कुछ प्रोटीन्स ऐसी बन जाती हैं जो क्या करती हैं, डिजीज कॉजिंग होती हैं। मान लीजिए किसी वजह से वो प्रोटीन क्या हो गई, कार्सिनोजेनिक, या कोई ऐसी प्रोटीन बन रही है जो डिजीज कॉज कर रही है। अब हमारे अंदर वायरस आ जाता है, वायरस क्या करता है, मैकेनिज्म को कंट्रोल करके अपनी प्रोटीन्स बनाता है, और प्रोटीन जब एक्सप्रेस होती है तो डिजीज होती है हमें। तो प्रोटीन के एक्सप्रेशन से हमको कई तरीके की डिजीज भी हो सकती है। साथ साथ बायोलॉजिकल फंक्शन, हर सेल का जो फंक्शन है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, प्रोटीन। जब प्रोटीन एक्सप्रेस होती है तभी हमारे सेल में कोई भी फंक्शन जो हो रहा है, हमारे सेल के अंदर कोई भी फंक्शन, यानी कि अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी हो रहा है, यानी ATP का यूज भी अगर हो रहा है, या कुछ भी बन रहा है हमारे सेल में, या किसी भी कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहा है, उसके लिए ये प्रोटीन से रिस्पॉन्सिबल है। ये काम सारा कौन कर रही है, अल्टीमेटली प्रोटीन को ही सारा काम करना है। तो ये क्या है, प्रोटीन जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये सारे जो फंक्शंस हैं। और मॉडिफाइंग द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी कि जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है उसको मॉडिफाई करने के लिए भी जो प्रोडक्ट बन रहा है, एंड प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन। तो जो प्रोटीन बन रही थी लास्ट में,
उसको मॉडिफाई करने के लिए भी क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है। मतलब जो प्रोटीन बन रही थी उसको हमने मॉडिफाई ऐसे कर दिया कि वो दूसरा काम करेगी वही प्रोटीन, तो या फिर इनएक्टिव थी उसको मॉडिफाई करके एक्टिवेट कर दिया। तो ये सारे काम होते हैं, ये सारे काम किसके होते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। देन इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।